गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम 12th बायोलॉजी जो है उसका सेकंड चैप्टर जो है नर व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास, जिसमें हमने पहले वीडियो में नर युग्मकोद्भिद जो है उसका अध्ययन कर लिया था। अब दूसरा है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना कैसी होती है और उसका विकास कैसे होता है। ठीक है, देखिए बेटा, पुष्प जो होता है, पुष्प का मादा जनन अंग जो है वो जायांग कहलाता है। इसे स्त्री केसर भी कहा जाता है, जायांग भी कहा जाता है। और जायांग, जैसे ये जायांग की संरचना बनाई गई है, जायांग की एक इकाई जो है वो अंडक कहलाती है। जायांग की एक इकाई अंडक कहलाती है। और अंडक जो है उनकी संख्या एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। अगर एक से अधिक है और ये अंडक आपस में जुड़े हुए हैं तो उन्हें युक्तांडपी कहा जाता है। अगर अंडक आपस में जुड़े हुए हैं तब। अगर अंडक एक दूसरे से अलग है तो उन्हें वियुक्तांडपी कहा जाता है। अंडक आपस में जुड़े हुए हैं तो युक्तांडपी, अलग अलग हैं तो उन्हें वियुक्तांडपी कहा जाता है। ठीक है, ये एक जायांग या स्त्री केसर की संरचना है जिसके 3 भाग हैं। सबसे ऊपर वाला भाग वृत्तिकाग्र कहलाता है, जो प्यालेनुमा होता है, और इसका कार्य होता है परागण के समय पराग कणों को एकत्रित करना। दूसरा भाग जो लंबा नलिकाकार ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग वृत्तिका कहलाता है। और वृत्तिका जो है ये पराग नलिका को मार्ग प्रदान करती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग जो फूला हुआ होता है वो अंडाशय कहलाता है। ये वाला अंडाशय है, और अंडाशय के अंदर जो है ये बीजांड पाए जाते हैं। आज हम बीजांड की बात करेंगे। बीजांड जो है इसे गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। बीजांड को गुरु बीजाणुधानी जो है ये कहा जाता है। एक प्रारूपी बीजांड जो है उसकी संरचना कैसी होती है, कौन कौन से भाग होते हैं इसकी संरचना में, तो सबसे पहले देखते हैं कि बीजांड के निचले भाग में जो एक छिद्र होता है, ये छिद्र जो है बीजांड द्वार कहलाता है। बीजांड के निचले भाग में उपस्थित छिद्र बीजांड द्वार कहलाएगा। बीजांड द्वार के विपरीत वाला जो भाग होता है ये निभाग कहलाता है। नीचे बीजांड द्वार और उसके विपरीत जो भाग है वो क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। बीजांड के चारों ओर जो आवरण होते हैं इन्हें अध्यावरण कहा जाता है। बीजांड के चारों ओर उपस्थित आवरण क्या कहलाएंगे, अध्यावरण कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद बीजांड जो है उसके बीजांड द्वार के निकट जो व्रण समान संरचना है इसे बीजांड व्रंत कहा जाता है। बीजांड द्वार के निकट व्रण समान संरचना बीजांड व्रंत कहलाती है। और उसी के पास नाभिका जो है एक डब्बे के रूप में पाई जाती है, नाभिका होती है। और इसके मध्य में ये वाला जो भाग है इसे कहा जाता है भ्रूणकोश, जिसकी संरचना हम अलग से पढ़ेंगे। और भ्रूणकोश के चारों ओर उपस्थित मृदुतकी कोशिकाओं का समूह जो है, ये मृदुतकी कोशिकाओं का जो समूह है इसे बीजांडकाय कहा जाता है। ये क्या कहलाएगा, बीजांडकाय कहलाता है। तो ये भाग हो गए, एक तो बीजांड द्वार हो गया, इसके विपरीत भाग निभाग हो गया, इसके ऊपर चारों ओर जो आवरण है वो अध्यावरण हो गए, मध्य में भ्रूणकोश हो गया, भ्रूणकोश जो है उसके चारों ओर बीजांडकाय है, ये बीजांड व्रंत है, और ये क्या है, नाभिका। उसके बाद जो पादप होते हैं उनमें ये 6 प्रकार के बीजांड जो है ये पाए जाते हैं। 6 प्रकार के बीजांड में हम पहला बीजांड लेते हैं ऋजु बीजांड। ऋजु बीजांड में क्या होता है कि बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत एक सीधी रेखा में उपस्थित होते हैं। दूसरा है प्रतिबीजांड, ये वाला भी प्रतिबीजांड ही है। प्रतिबीजांड में क्या होता है कि बीजांड द्वार और निभाग तो सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन बीजांड व्रंत सीधी रेखा में
नहीं होता है। उसका कारण होता है कि इसका बीजांड जो होता है, मध्य वाला जो भाग होता है, वो 180 डिग्री घूम जाता है। ठीक है। तीसरा है अर्धप्रतीप बीजांड। अर्धप्रतीप बीजांड में क्या होता है कि बीजांड द्वार और निभाग जो है ये क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं। क्षैतिज जो स्थिति होती है उस क्षैतिज स्थिति में उपस्थित होते हैं बीजांड द्वार और निभाग। ठीक है। उसके बाद चौथा लेते हैं, चौथा आता है वक्र। वक्र में क्या होता है कि इसमें बीजांड काय और भ्रूणकोश जो होता है ये घोड़े की नाल के समान होता है। बीजांड काय और भ्रूणकोश की आकृति घोड़े के नाल के जैसी होती है। पांचवा लेते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बीजांड में क्या होता है कि बीजांड द्वार और बीजांड व्रंत ये समकोण की स्थिति में होती हैं। बीजांड द्वार और बीजांड व्रंत जो है ये समकोण की स्थिति में होते हैं। और छठा और आखिरी है कुंडलित। कुंडलित बीजांड में क्या होता है कि इसका जो बीजांड है ये 360 डिग्री घूम जाता है और 360 डिग्री घूमने पर यह उल्टा हो जाता है और इसे कुंडलित बीजांड कहा जाता है। तो ये 6 प्रकार के बीजांड है, ऋजु, प्रतीप, अर्धप्रतीप, वक्र, अनुप्रस्थ और कुंडलित बीजांड। ठीक है। उसके बाद बीजांड जो है के बाद अगला टॉपिक अपना आता है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन क्या है? देखिए बेटा, गुरु बीजाणु जनन जो है उसकी परिभाषा क्या है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया, कि गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका है उससे गुरु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है वो गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, जो द्विगुणित अवस्था में होती है, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं जो एक रेखा में व्यवस्थित होते हैं। उसके बाद इनमें से 3 गुरु बीजाणु जो हैं ये हासित हो जाते हैं, जिनका उपयोग पोषण के रूप में कर लिया जाता है, और केवल एक ही गुरु बीजाणु जो है वो शेष बचता है, जिसे सक्रिय गुरु बीजाणु कहा जाता है। ये क्या कहलाएगा? सक्रिय गुरु बीजाणु कहलाता है। और इसी सक्रिय गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश यानी मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। और ऐसे विकास को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। एक बीजाणुज विकास क्यों नाम दिया हमने इसको? क्योंकि एक ही गुरु बीजाणु जो है उससे जो है भ्रूणकोश यानी मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। अब देखिए बेटा, एक सक्रिय जो गुरु बीजाणु है उससे मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश का निर्माण कैसे होता है? यह है अपने पास एक सक्रिय गुरु बीजाणु। अब इस एक सक्रिय गुरु बीजाणु में के केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन होता है। 1 से 2 केंद्रक जो है उनका निर्माण होता है। दूसरा समसूत्री विभाजन होगा, 2 से 4 केंद्रक जो है उनका निर्माण होता है। तीसरा विभाजन होता है जिससे 4 से 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। इस प्रकार 8 केंद्रक जो है ये बन जाते हैं, और 8 केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाने के कारण एक विशेष संरचना बनती है जो 7 कोशिकीय होती है। कोशिका तो कितनी है? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होती है। केंद्रक तो कितने हैं? 8, और कोशिका कितनी है? 7। और यही संरचना कहलाती है मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, या इसे आप कह सकते हैं भ्रूणकोश। अब एक भ्रूणकोश की संरचना कैसे होती है, यहां पर डायग्राम देखिए, ये भ्रूणकोश का डायग्राम है। भ्रूणकोश जो है जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय है, जिसमें निभाग की ओर, निभाग जो है उसकी ओर 3 कोशिकाओं का समूह होता है।
जिसे प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है, जो निषेचन के पश्चात नष्ट हो जाती हैं, जिनका उपयोग पोषण के रूप में कर लिया जाता है। मध्य में एक बड़े आकार की कोशिका होती है जिसमें दो अगुणित केंद्रक होते हैं, जिसे ध्रुवीय कोशिका कहा जाता है। कुछ समय पश्चात दोनों केंद्रक आपस में संयुक्त हो जाते हैं और इसे द्वितीयक केंद्रक के नाम से जाना जाता है। और द्वितीयक केंद्रक निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? भ्रूणपोष का। उसके बाद देखिए बेटा कि बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाओं का एक समूह और है, और इन 3 कोशिकाओं के समूह को अंड उपकरण या अंड समुच्च भी कहा जाता है, जिसमें बड़े आकार की कोशिका अंड कोशिका कहलाती है, जो निषेचन के पश्चात भ्रूण बनाएगी, और 2 हैं सहायक कोशिकाएं होती हैं जो निषेचन के पश्चात नष्ट हो जाती हैं, और इनका भी उपयोग भोजन के रूप में कर लिया जाता है। तो ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश जो है, इसे ही मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा था नरयुग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है। दूसरे वीडियो में, इस वीडियो में हमने मादा युग्मकोद्भिद जो है उसका निर्माण कैसे होता है। देखिए बेटा, इसमें 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। आपने पढ़ा होगा लघु बीजाणु जनन में पहले वीडियो में कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और गुरु बीजाणु जनन में हमने क्या पढ़ा था कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, लेकिन 4 गुरु बीजाणु जो हैं उनमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, यानी एक ही गुरु बीजाणु बचता है। यानी इसमें एक गुरु लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बने, और इसमें एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से केवल एक ही गुरु बीजाणु निर्मित होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपने किताब में की लास्ट में भी है कि 100 गुरु बीजाणु और 100 लघु बीजाणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। 100 गुरु बीजाणु और 100 लघु बीजाणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। अब देखिए बेटा यहां पर कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो केवल एक गुरु बीजाणु बना। तो इसका मतलब 100 गुरु बीजाणु बनाने हैं आपको, तो कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? 100। भाई एक अर्धसूत्री विभाजन में एक बनता है, तो 100 बनाने हैं तो कितने अर्धसूत्री विभाजन? 100 होंगे। दूसरी स्थिति में कि एक लघु बीजाणु जो है उसमें जब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 लघु बीजाणु बनते हैं, यानी एक अर्धसूत्री विभाजन में 4 बनते हैं। अपने को कितने बनाने हैं? 100। तो कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता हुई? 25। तो इसमें 25 अर्धसूत्री विभाजन होंगे। अब इनका अनुपात क्या आ जाएगा? 4:1 जो है वो आता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें अपना दूसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें नरयुग्मकोद्भिद भी आता है और मादा युग्मकोद्भिद भी आता है। ठीक है, अगले वीडियो में अपन तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।